अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम ज़रा बात करेंगे, जो आप देख ही रहे हैं कि जो टेंशन बनी हुई है इंडिया की और चाइना की, जो बॉर्डर पे, लद्दाख के बॉर्डर पे जो एक टेंशन है, एक लड़ाई झगड़ा हो रहा है और कई फौजी जो है वो दोनों तरफ के अभी तक मारे जा चुके हैं। तो उसके ऊपर बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है जी लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब ने। हम उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सिचुएशन क्या है। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम कि आपने ज्वाइन किया। सर, एक चीज जो मैंने आज सुबह नोटिस की, ट्विटर पे किसी ने मुझे टैग किया था और उस वीडियो में, अब मुझे ये नहीं पता कि वो साहब कोई एनालिस्ट थे या पोजीशन के थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि कई मीटिंग्स की हैं वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने, चाइनीज के साथ, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ। और इसके अलावा भी बहुत सी बातचीत चली है, लेकिन उसके बाद भी ये रिजल्ट आया है कि इस तरह से लड़ाई झगड़ा चल रहा है और टेंशन है। तो वो ये डिमांड कर रहे थे कि बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को हटा देना चाहिए, उसकी जगह किसी और को लेकर आना चाहिए जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो ज़्यादा सही से जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ हैंडल कर सके। आप इससे एग्री करते हैं? डू यू एग्री विद दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मोदी ही इनमें सबसे ज्यादा अग्रेसिव आदमी था। बाकी तो उससे पहले जो है वो काफी टोन डाउन, जैसे मनमोहन सिंह थे या अगर राहुल गांधी वगैरह भी, तो वो काफी सेंसिबल लोग हैं। ये था जो कि आरएसएस के घोड़े पे सवार और बहुत ज्यादा नाराबाजी करता रहा। सबसे ज्यादा इसी ने कहा था कि चाइना से लाल आंख करके बंद बात करें। वो लाल आंख पता नहीं किधर गई। इसी तरह पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देंगे। ये ज्यादा ब्रेवडो यही दिखाता रहा। लिहाजा जब ये थोड़ा टोन डाउन नजर आएगा तो भारत में आवाम को मायूसी होगी, क्योंकि इससे उनकी तवक्कुआत थी कि ये पता नहीं क्या करके हमें दे देगा। अब सूरत हाल ये है कि पहले तो जब चाइना ने आके जगह कब्जा कर लिया आ गया है, तो मोदी साहब जो है वो गायब हो गए स्क्रीन से। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही थी। न सिर्फ उनकी तरफ से इनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, तो भारत में एक बेचैनी थी कि बाहर के सोर्सेज से पता लग रहा है लेकिन हमारे अपने लोग नहीं बता रहे। तो ये एक बेचैनी थी वहां पे। अब जब ये वाकया हुआ है जिसमें कि बिलाखिर 20 लोग मारे गए, जो भारत बता रहा है, चाइना के सोर्सेज ज्यादा कह रहे हैं, तो इनमें 20 लोग भी बहुत हैं। उनके मारे जाने के बाद एक कोहराम मच गया भारत में, एक परेशानी, लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं और मोदी साहब के पास इसका कोई हल नहीं है, सवाए इसके कि एक झूठा नैरेटिव इन्होंने बनाया है जिसमें ये कहते हैं कि जी हमारे 20 मारे, हम 45 मारे हैं वहां पे। और वो 45 वाला फिगर जो है वो कहीं भी उसकी वेरिफिकेशन नहीं है, चाइनीज साइड से कोई ऐसी खबर नहीं है। तो उस लिहाज से अवाम में एक बेचैनी जरूर है। लोग, लाजमी बात है कि उसकी वजह से कुछ मुतालबात उठेंगे कि जी मोदी साहब या तो करके दिखाएं। अब मोदी साहब के पास एक हल है, अगर वो कर लेते हैं और अवाम मुतमईन हो जाते हैं तो फिर ठीक है। वो ये है कि यहाँ पे इसी तरह एक फेक सर्जिकल स्ट्राइक कर लें, फेक जैसे पाकिस्तान की थी इन्होंने, और उसका एक ड्रामा और एक वो वीडियो शीडियो बना लें, जो कि अब बनाई जा सकती है। लद्दाख में टास्क दे दें, वहां अपने फौजियों को वो बना देंगे और एक सर्जिकल स्ट्राइक का, फेक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचा के अपने लोगों को मुतमईन करें और घर में बैठ के कहते रहे कि हमने वो कर दिया, ये कर दिया, फलां मार दिया। तो इनके लोग जो है वो जल्दी मुतमईन हो जाते हैं। लेकिन आज जो सूरत हाल है, ये फेक सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पहले जो सूरत हाल है, वो यूं लगता है कि खासी मायूस कुन है भारत के आवाम के लिए। तभी जो आप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से को मुतालबा उठेगा कि जी इस मोदी साहब हमें धोखा देते रहे हैं, तो वो 56 इंच की छाती किधर गई, लिहाजा इनको हटाओ। तो ये प्रॉब्लम इनको, और मैं हमेशा ये आजू कहता रहा हूँ कि मोदी के पास दिखाने को, अपनी कौम को दिखाने को कुछ नहीं। इकोनॉमी तबाह हो गई, बेरोजगारी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई, सोसाइटी में नफरतें आ गई, हिंदू मुस्लिम वहां पे मसला निकल रहा है, और 21 करोड़ मुसलमान जो है वो नाना इनसे, उनको अगर इन्होंने मजीद जिच किया तो वो वहां पे अलहदा वतन का मुतालबा करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस हाल पे पहुंचा दिया।
और उसके अलावा जो मजहबी मुनाफरत फैली उस पर देखा आपने कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के थिंक टैंक ने भी उस पर लिखा कि जनाब यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा हो गया है और दुनिया को तशवीश है उस पर, अमेरिकन ने भी कहा। तो इन हालात में भारत की साख भी बड़ी खराब हो गई। तो मोदी क्या दिखाए अपनी परफॉर्मेंस? बैंक जो है कई बैंक करप्ट हो गए, बंद हो गए, लोगों के पैसे फंस गए, मारे गए वहां पे लोग। तो मुश्किलात बहुत ज्यादा लोगों के लिए हैं जो इस दौर में आई हैं। तो एक ही चीज होती थी जिसके जरिए वो अपने लोगों को मुतमईन करता था, वो था कि पाकिस्तान के खिलाफ को नाराबाजी कर दी और कहा जी हमने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, हम बालाकोट चले गए, 300 लोग मार आए हैं। ये इस तरह के झूठ बोल बाल के तो अपना गुजारा चला रहे थे। अब वो सूरत हाल बदल गई। तो अब या तो कोई नया झूठ बनाए, वरना लाजमी बात है कि लोग समझते थे कि मोदी पता नहीं कोई जन्नात का सरदार है। वो आज फिर उसका जब पोल खुलेगा तो नेचुरली लोग मुतालबा करेंगे कि जी आप जाए, घर जाए, यहाँ बैठे क्या कर। लेकिन पाकिस्तान को तो ये हमेशा से कहते थे कि जी जब कोई बात होती है कहते हैं जी हम घुस के मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम इस्लामाबाद तक आ जाएंगे, लाहौर तक आ जाएंगे। लेकिन चाइना के साथ जब से ये टेंशन बनी है तो मोदी जी का बस इसी तरह की स्टेटमेंट आती है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दें, या बल्कि आज उनके किसी मिनिस्ट्री ने या किसी ने कहा कि जी चाइनीज फूड ना बनाए, उसको बैन कर दें। अजीब अजीब से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कोई सॉलिड किस्म की धमकी ये चाइना को अभी तक नहीं दे पाए हैं। देखिए बात यह है कि ये घुस के मारेंगे वाला किस्सा जो है ये एक फिल्मी डायलॉग है, हम्म, और ये इनकी बॉलीवुड की फिल्मों ने भी बड़ा सारा नुकसान किया इनका, जहां लोगों की एक जहनियत डेवलप कर दी कि शायद भारत नहीं, ये कोई सुपर पावर है जो जी चाहे कर ले। ये बड़ा खतरनाक किस्सा होता है। आप जो घुस के मारेंगे का नारा चलाया इन्होंने, तो ये ज्यादा तो वो बॉलीवुड की फिल्मों से चला है। अब घुसने की तो कोई हिम्मत नहीं है, ना ही वो किया जा सकता है, क्योंकि जो जमीनी हकायक होते हैं वो आपको बताते हैं कि भाई आप नहीं घुस सकते, क्योंकि दूसरा जो है वो भी तैयार बैठा है। बिल्कुल। तो यहाँ इन्होंने घुसने की कोशिश की। जो चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट आई, पता चला कि पहली दफा ये चाइनीज साइड पे गए हैं, उन्होंने इनको मना किया है, वार्निंग दी है कि आप चले जाएं, अगर आप नहीं जाएंगे या अगर दोबारा आएंगे तो फिर हम आपको छोड़ेंगे। ये फिर दोबारा गए, एक दफा निकल गए, दूसरी दफा फिर गए, जब दूसरी बार गए तो फिर उन्होंने मारा। सो इसका मतलब है कि वो घुसने वाला के घुस के मारेंगे वाली फिलॉसफी जो है वो नाकाम है, कि आप घुसे, उन्होंने मारा आपको। हम्म, तो ये तो एक ऐसे डायलॉग के तौर पे आप कह सकते हैं कि इसका सुना दिया जाता है अपने लोगों को, और उसी से लोग खुश हो जाते हैं। जहां भी कहीं कोई पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा इमोशनल हो, नफरतें ज्यादा दूसरों के खिलाफ रखी हों, वो बेचारे इसी तरह के नारों पे आगे तो खुश होते हैं। और ये हुक्मरानों को पता लग जाता है कि इनको इन इस तरह के नारों से इन लोगों से अपने काम लिए जा सकते हैं, वोट लिया जा सकता है, तो वो इनको बेवकूफ बनाते रहते हैं। लेकिन ये फलसफा जो घुस के मारने वाला वो आपने देख लिया, वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है। और अब घुस के मारने वाली कोई बात आपको दाएं बाएं से कहीं से सुनाई नहीं देगी। कल तो काफी देर तक जो था वो इनका मीडिया और जो इनके लोग थे वो ये बात मान ही नहीं रहे थे कि इनके ज्यादा सोल्जर्स जो है वो गायब है। ये पहले यही कह रहे थे कि नहीं सिर्फ 3 है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके रात तक जो है उन्होंने काफी ज्यादा नंबर्स मान लिए खुद भी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये इस हद तक सिचुएशन खराब हो क्यों गई? क्योंकि इनका तो आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि ये हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर वो उधर से डंडे और इस तरह की चीजें लेकर आए। तो ये इतनी ज्यादा एकदम से इनकी बॉर्डर पे इतनी टेंशन क्यों हो गई? देखिए, एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि चाइनीज का एक डिटर्मिनेशन है, वो ऐसे नहीं आए। वो इस जगह पे रहने के लिए, बैठने के लिए, इसको कब्जा रखने के लिए आए। लिहाजा ये इंडिया को समझना होगा कि अब वो तरीकाकार ये नहीं हो सकता कि आप जाके वहां पे उनको जबरदस्ती उठा दें, निकाल दें। ये कोशिश थी जिसकी वजह से सूरत हाल बिगड़ गई। हाँ, अलबत्ता बातचीत का रास्ता होना चाहिए। अब हुआ ये है कि ये जो सूरत हाल इतनी खराब हुई है, उसमें इनिशियली जो चाइनीज आए हैं वो तो दो ही था कि वो समझते हैं कि एक तो ये अमेरिका के पार्टनर बन के हमसाए हमारे हैं, साथ हमारे रह रहे हैं, आपस में हम तजारत कर रहे हैं, एक दूसरे का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन साथ ये दे रहे हैं अमेरिका का, और चाइना की कंटेनमेंट की बात हो रही।
तो एक तो ये उनको दुख और एतराज होगा। दूसरी तरफ ये है कि मोदी साहब जो हैं उन्होंने दो चीजें कही। उन्होंने कहा जी कि एक तो इनके अंदर एरोगेंस बड़ी है, और एरोगेंस मोदी ने पैदा की, जो ये कहता था कि घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसने कहा जी एक तो ये इंतहाई तकब्बराना तरीके से, इनको तमीज नहीं है, इनको समझ नहीं है कि आप अक़वाम आलम में जब बातचीत करते हैं तो डिप्लोमेटिक तरीका धमकियां नहीं होती, आप एक मुनासिब रवैया रख के बात करते हैं। लेकिन ये हर चीज जो है ये एक तरफा धौंस से, धमकी से करना चाहते हैं। तो वो एक उन्होंने कहा जी कि इनके अंदर एरोगेंस बड़ी है। और दूसरा उन्होंने कहा कि रेकलेस है, यानी ये सोचते नहीं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक तरफा कर गुजरते हैं। अब ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से आज सूरत हाल वहां पहुंची। चुनाचे उनको इतराज है कि जनाब आप इतने खुदगर्ज और आप हैं बिल्कुल ही यूनिलेटरली आपने उठा के तो उसको बदल दिया, जबकि आपका तनाजा था हमारे साथ, आपने इसको यूनिटैरिटी बना दिया। और दूसरा, आप जो बड़ा दंदना रहे हैं वो गालिबन आपको अमेरिका पीछे से धमकी दे रहा है। अब चीज ये है कि अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका यही करेगा ना कि पॉलिटिकली इनकी सपोर्ट कर दी, हथियार दे दिए, कुछ और कर दिए। लेकिन वो सारी चीजें अगर काम ना आए तो बॉर्डर तो आपके साथ मिलते हैं, अकल तो आपने करनी है कि भाई जूते पड़े तो हमें पड़े। अगर चाइना के साथ लड़ाई होती है और उसके नताइज को बुरे निकलते हैं भारत के लिए, तो अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है। ये कौमों ने फैसले करते वक्त अपनी अकल इस्तेमाल करनी होती है कि उनको कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा अपने मफादात के लिए। हमें किया अफगानिस्तान में मफादात के लिए इस्तेमाल किया अमेरिका ने। अमेरिका की एक तारीख है, और अमेरिका ने उसके बदले हमें कुछ नहीं दिया, क्योंकि हमारा मफाद जो था वो ये था कि इस खित्ते में हमारी सिक्योरिटी इंप्रूव करे। लेकिन उन्होंने हमारी सिक्योरिटी को खराब किया, क्योंकि भारत को उन्होंने जगह दी अफगानिस्तान में, उसको वहां पे पूरी तरह मौका दिया, उनकी नाक के नीचे बैठ के भारत हमारे खिलाफ टेररिज्म करवाता रहा, और फायदा वो हमसे लेते रहे कि जी आप तालिबान के खिलाफ लड़ें और ये करें और वो करें। तो एक वक्त आया कि पाकिस्तान को समझ लगी, फिर पाकिस्तान ने हाथ खींच लिया। उन्होंने कहा जी बस हम अब ये काम नहीं करेंगे, अमेरिका चले जाएगा जैसे अब जा रहे हैं, और अफगान तालिबान के साथ सारी जिंदगी की दुश्मनी हमारी बन जाएगी अगर हम उनके साथ लड़ते रहे, हम भुगतते रहेंगे, ये चले जाएंगे। यही काम वो उन्होंने इंडिया के साथ किया। अब चाइना के साथ अगर दुश्मनी बन जाती है तो इंडिया भुगतता रहेगा, अमेरिका तो दूर बैठा है। बिल्कुल सही। तो इन्होंने अपने मफादात के लिए कि ये अमेरिका से हम कुछ हासिल करेंगे, ये उनके हाथ चढ़ गए और इस्तेमाल हो गए। तो चाइना ने इन दोनों चीजों को, मैं समझता हूँ कि बड़ा उनका जो आने का मकसद है यहाँ पे आ गया है, वो इन दोनों चीजों को हैंडल कर रहे हैं। और भारत के लिए यही मुनासिब होगा कि बातचीत के जरिए किया जाए। और बातचीत में भी अगर उन्होंने फिर नखरे दिखाए, अगर उन्होंने फिर वही अपनी एरोगेंस दिखाई वहां पे, तो फिर मामला हल नहीं होगा। ये आर्जू हमें ज़हन में रखना चाहिए कि जब हम बातचीत करते हैं तो ये अमन का एक रास्ता है कि बातचीत है। लेकिन बातचीत में भी अगर आप जाके ये कहें कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, लिहाजा मैं आपकी बात ही नहीं सुन रहा, तो जो मैंने कहा वही होना चाहिए मेरे लिए, तो उससे बातचीत नाकाम हो जाएगी, तो मामला फिर जंग पे आएगा। लिहाजा ये जो बातचीत होती है इसे हम कहते हैं गिव एंड टेक करना। आप एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं ताकि आप एक को मिडिल ग्राउंड जो है वो उसको तलाश कर सकें, ले सकें कि एक विन विन सिचुएशन निकले, कि उसको भी कुछ उसकी बात मानी गई, कुछ आपकी मानी गई, और इस तरह मिलके तो एक फैसला हुआ। तो ये अगर अकलमंदी से इन्होंने काम किया तो फिर लाजमी बात है कि कुछ मामला हल हो जाएगा। लेकिन चाइना के साथ अमन रखना ये भारत की जरूरत है, अमेरिका की नहीं। अमेरिका इस्तेमाल करेगा। लेकिन सर इससे रीजन में क्या आप देख रहे हैं क्या चेंजेस आएंगे? और पाकिस्तान का जैसा आप जानते ही हैं कि चाइना के साथ जो है वो काफी अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सही। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि चाइना चाहे कि जी पाकिस्तान हमारा साथ दे और उससे फिर वही एक दूसरे की जंग में घुसने वाली बात है? क्या पाकिस्तान ऐसा फिर करेगा? देखें, जहां तक पॉलिटिकल सपोर्ट का ताल्लुक है, हमारे फॉरेन ऑफिस ने पहली स्टेटमेंट दी है कि चाइना का स्टांस दुरुस्त है और हम उसको सपोर्ट करते हैं।
लिहाजा जहां तक चाइना के सेक्शन की बात है वो तो पाकिस्तान ने सपोर्ट कर दिया और करते रहेंगे, न सिर्फ इत्तेहादी होने के नाते बल्कि हम एक असूली दुरुस्त मौक़िफ़ की सपोर्ट कर रहे हैं। और दुरुस्त मौक़िफ़ यही है कि यूनाइटेड नेशन की करारदादें मौजूद हैं कि ये मुतनाज़ा इलाका है और भारत बदमाशी कर रहा है कि बजाय वो मामलात हल करने के यूनाइटेड नेशन की करारदादों को भी रौंद दिया और यकतरफा कि जी जाएं, आपने जो करना है करते रहें, हमने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो असूली तौर पे भारत गलत काम कर रहा है, तो वैसे भी तो पाकिस्तान ने सपोर्ट कर। अब चीज ये है कि जिस जगह पे ये मसला है, ये झगड़ा है, वहां पाकिस्तान के बॉर्डर चाइना, इंडिया, जो इंडिया के पास इलाका है, ये मिलते हैं। लिहाजा यहाँ पे ये एक ऐसा नुक्ता आ गया जहां पे तीनों पार्टियां एक ही झगड़े के अंदर पार्टियां हैं या उनका मफाद मौजूद है। लिहाजा इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि भारत अगर छेड़छाड़ करे तो दोनों के, हमारा सियाचिन का झगड़ा है, सियाचिन बिल्कुल साथ है पीछे। अब हम ये कहेंगे कि जनाब आप सियाचिन को हल करें, मसले को हल करें, लेकिन जब भारत हल नहीं करता सियाचिन के झगड़े को, तो लाजमी बात है कि हमें को मौका मिला तो हम सियाचिन को हल करेंगे। तो ये भारत को सोचना चाहिए कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, आप हालात को इतनी दूर तक न लेके जाए हरदर्मी की वजह से, कल आपको फिर कोई और मुश्किल आता है। उससे बेहतर है कि आज पीस टाइम में, अमन का जमाना है, पाकिस्तान को दावत दे कि जनाब आइए सबसे पहले सियाचिन का मसला हल कर देते हैं, कश्मीर भी हो जाएगा पहले सियाचिन, और फिर वही बात के मामलात एक दूसरे के समझे जाए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझा जाए, पाकिस्तान उनका समझे और एक दरमियानी ग्राउंड निकाली जाए। लेकिन मुश्किल है, भारत ये कर नहीं। 70 साल में तो हमें जो तजर्बा हुआ, 72 साल में, वो यही है कि भारत एक वक्त गुजारना चाहता है इस उम्मीद पे कि शायद वक्त के साथ साथ या भारत इतना ताकतवर हो जाए और पाकिस्तान इतना कमजोर हो जाए कि पाकिस्तान कुछ ना कर सके, या ये कि वक्त के साथ साथ लोग भूल जाएं और वो कहें जी चले दफा करें। ये हुआ नहीं अभी तक। तो इस वजह से मैं, जो आपका सवाल था उसमें मैं ये जवाब दूंगा कि अगर पाकिस्तान को जो भारत की तरफ से अगर मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने की कोई दावत नहीं आती, या भारत अगर कतन हमारी रिक्वेस्ट में हम कहते हैं कि जी आइए आए बैठ के बात करें और उसको नजरअंदाज ही करता रहा, तो फिर हमें उन इलाकों को आजाद कराने में कहीं भी कोई मौका मिला तो हमें कराना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर बहुत दफ़ा ये भी देखने में आया और बात भी जैसे इनके चैनल्स पे बात भी करते मैंने सुना कि वो कहते हैं कि जी ये दो बड़े लोगों का झगड़ा है और इसमें पाकिस्तान को हमें बहुत छोटी कंट्री बताते हैं जी, इनको बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर चाइना के साथ भी है, पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ भी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां पे अगर कुछ हो रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कोई इस तरह की बात हो रही हो, तो पाकिस्तान पे इफेक्ट ना पड़े। आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान अलग कट के रह सकता है? नहीं, पाकिस्तान अलग नहीं रहता। उसकी बड़ी वजह है कि हम्म, अगर यहाँ पे हम्म, इन दोनों मुल्कों के दरमियान, देखना हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि दोनों मिलिटरीली दोनों बहुत बड़ी कुव्वतें हैं, पावर्स हैं, और दोनों एटमी कुव्वतें भी हैं। जंग अगर बढ़ जाती है तो उसका, हम बार बार कहते हैं कि एटमी कुव्वतें या जो मुल्क एटमी कुव्वत है उनके दरमियान डायरेक्ट जंग नहीं हुई, इसी वजह से कि दोनों को एहसास होता है कि ये जंग बढ़ सकती है और नौबत आ सकती है कि कल को खित्ते में आपको ऐसे हथियार चलाने पड़ जाएं जिनका आप सोच भी नहीं सकते वैसे। तो इन हालात में पाकिस्तान कैसे अलग थलग रह सकता है, क्योंकि इस खित्ते में अगर जंग बहुत बढ़ जाती है, फैल जाती है, तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे यहाँ पे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए हो, एटमी कुव्वत अगर कोई लड़ जाए इस तरह। तो लिहाजा जरूरत इस बात की होगी कि पाकिस्तान बिल्कुल इस सिचुएशन को बड़ा करीब से देखे, गौर से देखे, और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी इक़दाम उठाए जा सकते हैं वो करता रहे साथ साथ। ये कहना कि पाकिस्तान इससे बिल्कुल अलग थलग रहे वो मुमकिन नहीं है, हम्म, खित्ते के अपने अमन के लिहाज से भी, और फिर मैंने जैसे कहा वो ट्राई जंक्शन है जहाँ पे पाकिस्तान, चाइना और इंडिया की सरहदें मिलती हैं। लिहाजा इस झगड़े के नुक्ता निगाह से भी मैं अगर देखूं, इस डिस्प्यूट के नुक्ता निगाह से, तो तब भी पाकिस्तान बड़ी हद तक एक पार्टी है इस सारे किस्से, कश्मीर की वजह से।
सर एक चीज और, कल मैं सुन रही थी कि उनके उनके आर्मी चीफ ने अपनी फौज से कहा है कि अपनी आर्मी को, इंडियन आर्मी से कहा है, फ्री हैंड दिया है उसको एक तरह से, उस बॉर्डर के ऊपर चाइना के साथ। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि ये ठीक है फिर कि वो फ्री हैंड देंगे, कुछ भी करे आर्मी वहां पे, कोई भी नहीं एक्शन तो ले सकती है? नहीं तो पहले क्या हाथ बांधे हुए थे इनके? पहले भी तो खोले ही थे, फ्री हैंड ही था। ये ऐसे ड्रामेबाजियां हैं ना कि ये आप अपने लोगों को बताने के लिए कि जी बस हम ये कर देंगे वो मैंने भी देखा है जहां उन्होंने कहा जी कि हमने आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है, वो कोई भी चीज प्रोक्योर करना चाहें कर लें, इजाजत है। नेवी को हमने कह दिया जी कि वो भी बाहर निकल जाए अभी जाके तो मलाका स्ट्रेट का बस जाके तो मुहासरा कर ले। हमने एयरफोर्स को भी कह दिया है कि वो भी एक्टिवेट हो जाए। ये ड्रामेबाजियां हैं। अंदर से आप रशिया को मिन्नत कर रहे हैं कि जनाब हमारे जो बंदे पकड़े हुए हैं चीनियों ने वो हमें वापस करवा दें, और चीनियों को कहें कि बजाय लड़ने के को अमन का रास्ता इख्तियार करें। लिहाजा सुनने में आ रहा है कि 22 जून को गालिबन मॉस्को में मीटिंग हो रही है जिसमें भारत के वजीर खारजा, चाइना के और रशिया के वजीर खारजा बातचीत करेंगे और मामले को ठंडा करने की कोशिश करेंगे। मैं इसके हक में हूँ। मैं तो कहता हूँ कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए। जंग जो है वो किसी मसले का हल भी नहीं है और उससे तबाही है। बढ़ जाए तो पूरे खत्ते के लिए तबाही। तो अगर डी एस्केलेशन होती है तो वो बिल्कुल हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि जी हमने फौज को खुला हाथ दे दिया, ये कर दिया, और दूसरी तरफ रशिया की मिन्नत करने के लिए हमारा मामला सीधा करा दें, हमारे बंदे छुड़वा दें उनसे, तो ये एक तजाद है। दुनिया देख रही है, हमें पता है कि भारत कहाँ खड़ा है। लेकिन सर मीटिंग्स तो इनकी पहले भी बहुत दफा हो चुकी हैं, ये इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी बहुत दफा मीटिंग्स की हैं, और कई दफा तो एक बातचीत से तो इनका मसला हल हो नहीं पाया अभी तक। यहाँ ये फर्स्ट टाइम हुआ है 62 के बाद शायद, कि इतनी बात बढ़ी है। और यो ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि डोकलम का जब इशू हुआ था तो डोकलम भी मुज़ाकरात के जरिए उन्होंने फिर उसका हल निकाल लिया था। और अब जो सूरत हाल है वो यही है कि ये जो वाकया हुआ जिसमें कि अभी इंडियन फौजी मारे गए हैं, इसके ऊपर अभी लीडर्स की कोई मुलाकात या बातचीत नहीं। सिर्फ जो जो हमें इत्तला है उसमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दी और मेरा ख्याल है कि उन्होंने इनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को टेलीफोन किया और उनको यही कहा कि देखें, हम हमारी रिजॉल्व को, हमारे इरादों को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। आप बिल्कुल अपना रास्ता दुरुस्त करने, वरना हम जो जो कुछ कर सकते हैं हम करेंगे। यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने इनको वार्निंग दे दी कि कसूर आपका है, आपके लोग हमारी तरफ आए, इनको रोकें, आइंदा इस तरह की हरकत की तो फिर हम आपको सबक सिखाएंगे। तो ये चीज है कि अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की बात हुई, लेकिन इस बातचीत में मसले को हल करने का इतना नहीं जितना कि एक को चाइना की तरफ से एक वार्निंग है। अब ये है कि रशिया सालिसी करेगा और वहां फॉरेन मिनिस्टर जब बैठेंगे तो वो दोनों को टोन डाउन करेंगे कि जी आप ये झगड़े की बजाय इसको इस तरह हल करें, आप ये कर दें, आप वो कर दें, दोनों को किसी चीज पे राजी करने की कोशिश करेंगे। तो लाजमी बात है, अगर चाइना इनके आदमी छोड़ देता है, चाइना कहता है जी कि अच्छा आपके लोग इधर नहीं आएंगे तो हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, और एक जमानत मिल जाती है कि चाइना की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं होगा, तो किसी हद तक अमन आ गया, तो आप कह सकते हैं कि मीटिंग जो है वो मुफीद साबित हुई। तो मेरा ख्याल है कि वहां पे डी एस्केलेशन का किस्सा तय आ जाएगा। लेकिन सर उसमें ये आजू उसमें डी एस्केलेशन के साथ ये जरूर होगा कि इंडिया को चाइना की पोजीशन जो है वो तस्लीम करनी होगी। चाइना वहां से निकलेगा नहीं जहां वो आए, बिल्कुल ठीक। बस इसी पे इक्तफा करना होगा। और सर आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पहले तो हमने ये देखा था कुछ अरसे पहले तक, 2-4 दिन पहले तक भी, कि भारत बार बार बिला वजह में, जैसे मैं कहूंगी कि पाकिस्तान से पंगे ले रहा था। कभी कहें कि जी हमारे जो एम्बेसडर है उनके पीछे आपका जासूस लगा हुआ था, न्यूज आपने देखी होगी। उसके बाद अचानक से गिलगित बल्तिस्तान का वेदर बताना शुरू कर दिया, फिर कहते हैं जी हम बलूचिस्तान आज़ाद करा देंगे। और फिर हमारे 2 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया कि जी पता नहीं कहाँ बैठ के समोसे खा रहे थे। और फाइनली अभी लास्ट जो हुआ था वो ये कि इन्होंने कहा कि जी हमारे इंडियन एम्बेसी के 2 जो एम्प्लॉयज हैं वो गायब हो गए, जबकि बाद में पता लगा कि वो किसी को उन्होंने, कोई रोड एक्सीडेंट था जिसकी वजह से पुलिस उनको पकड़ के ले गई थी। तो ये सारी चीजें फिर अचानक से जो है ना वो अब जैसे उनके दिमाग से उड़ गई है। तो ये क्या रवैया है भारत का कि वो खामोखाई में जो है वो एक छेड़खानी करने वाली बात।
देखिए, जब यहाँ पे अंग्रेज हुक्मरान थे तो वो तमाम जो यहाँ की कौमियतें हैं, पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी या गिलगिती, इनके बारे में उन्होंने इनकी पर्सनैलिटी और उसके ट्रेड्स जो हैं, इनके पर्सनैलिटी ट्रेड्स, उनके बारे में उन्होंने नोटिंग्स लिखी हुई हैं, गैजेटियर बनाए हुए हैं, उस इलाके के बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने इनका हिंदू के बारे में लिखा था कि अगर आप इससे मोहब्बत से, प्यार से बात करें तो इसका हाथ आपके गले की तरफ आता है, और अगर आप अपने जूते के नीचे दबा के रखें तो ये बिल्कुल आपके नीचे दबा हुआ आपकी खिदमत और आपकी मुलाजमत करता रहता है। ये वो खसलत है जहां पाकिस्तान ने एक शरीफाना रवैया इख्तियार किया और भारत दूसरी तरफ से जारियत और धौंस और धमकी की बात करता रहा। गोके से उसको हासिल कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोदी को इससे पॉलिटिकल माइलेज मिलती रही है, उसकी अपनी सियासी, क्योंकि वो पूरी तरह रिलाई करता रहा है हिंदू वोट पे। तो हिंदू सुप्रीमेसी भी वैसे वो चाहता है, लेकिन उसके जहन में यही है कि भारत में हिंदू वोट इतना ज्यादा है कि बाकी माइनॉरिटीज के वोट जो है वो मैटर नहीं करते। लिहाजा वो पाकिस्तान को धमकी देना, इस तरह की हरकतें करना कि जनाब आपके दो दो लोग वहां से एम्बेसी से 2 अफसर निकाल दिए, ये वो चीजें हैं जो उनके लोगों को खुश करती हैं, और पब्लिक बेवकूफ है इस मामले में। वो इन चीजों से बहुत खुश होते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये किया वो किया, लिहाजा उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती है। अगर वो कहते हैं जी आज हमने एलओसी के ऊपर बड़ी फायरिंग की और तबाही मचा दी, इतने बंदे मार दिए, तो उससे मोदी का इमेज बेहतर होता है वहां। सो मोदी बुनियादी तौर पे अपने लोगों के जज्बात एक्सप्लॉइट करके, उनके इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके, जो एंटी पाकिस्तान इमोशंस हैं, तो वो अपना पॉलिटिकल फायदा उठाता है। जैसे उसने पुलवामा के बाद बालाकोट की एक जाके यात्रा की और कह दिया 300 लोग मार दिए, और वो लोगों ने मान लिया। नतीजा ये कि उस पे, अच्छा, फिर उस पे भी सवाल उठते हैं। अगले दिन आप ही के प्रोग्राम में मैं था, और जो साहब आपने दूसरे साथ मेरे रखे हुए थे भारत से, जी जी, वैभव सिंह जी, उनको मैंने कहा कि जनाब आपका जो बालाकोट का वाकया है वो झूठ आप बताते हैं अपने लोगों को, वहां पे तो कुछ भी नहीं हुआ, आपके जहाज उस जगह पे नहीं गए जहाँ पे आप मदरसे को ढूंढ रहे हैं, और मदरसे में होते हैं बच्चे, वहां तो कोई बड़े नहीं है, कोई ऐसा कि टेररिज्म करवा रहे हैं या टेररिस्ट हैं। तो अगर वो बच्चे मारे जाते तो यहाँ तो कुरान मच जाता। लिहाजा हमारा टोटल नुकसान ये हुआ कि 3 दरख्त हमारे तबाह हुए और एक कब्बा मारा गया। तो उन्होंने आगे से कहा नहीं जी वो आपने लोगों को विजिट कराना था 27 को, और वो जो डिफेंस अटैची और लोग लेके जाने थे तो वो आप लेके नहीं गए, महीने बाद लेके गए, तो ये इससे जाहिर है कि आपने कुछ छुपाना था। अब मैंने तहकीक की उसके बाद, सही, मुझे अंदाजा था वैसे भी, फिर भी मैंने तहकीक की। वो हुआ ये था कि 27 तारीख को जब लोगों को, जो भी लोग उस दिन जाना चाह रहे थे वो अवेलेबल थे, उनमें डिफेंस अटैचीज कुछ थे, कोई फॉरेन जर्नलिस्ट थे, उनको बिठाया, हेलीकॉप्टर तैयार थे, लेकिन 27 को मौसम बहुत ही खराब था। वो बैठे रहे वहां पे और टेक ऑफ नहीं कर सके, वेदर वार्निंग्स मिलती नहीं, वो नहीं जा सके। लिहाजा 27 को ये मामला रुक गया, और उसके बाद जब लेके जाना था तो 2 चीजें हुई। एक तो ये कि सारे जो लोग जाना चाह रहे थे उनकी अवेलेबिलिटी का मसला आ गया नेक्स्ट डे, तो उस दिन फलां अवेलेबल है फलां नहीं है, तो उन्होंने कहा अच्छा जी 2 दिन 3 दिन का वक्फा देके तो फिर डेट रख लें ताकि ये जा सकें। फिर चूंकि वो अभी नंदन का वाकया हो गया, जहाज गिरे तो एयर स्पेस बंद हो गई, और वो ये कहते हैं कंसर्न लोग कि जी एयर स्पेस में गवर्नमेंट ने मना किया कि हेलीकॉप्टर स्टेज पे ना उड़ाएं, क्योंकि एयर एक्टिविटी है, तो वो ना हो कि फॉरेनर्स भी बिठाए होंगे आपने, तो कोई अगर जहाज गिर जाए, जैसे इनका अपना हेलीकॉप्टर उधर गिरा इंडियंस का, अगर इस तरह इधर भी कोई वाकया हो गया तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि इसमें तो आप सारे फॉरेन डिफेंस चीज लेके जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों के लोग लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से वो भी रोक दिया गया। और जब एक इजाजत मिली कि जी अभी एयर स्पेस वगैरह जो है वो इस्तेमाल हो सकती है, तो फिर उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की सारे लोगों को, फिर जैसे जैसे उनकी अवेलेबिलिटी आई उसके मुताबिक तारीख तय करके तो लेके गए। तो ये हुआ।
वरना आप खुद सोचें, बच्चे अगर वहां पे बच्चे थे, बच्चे बड़े भी होते तब भी, लेकिन थे बच्चे वहां पे, बच्चे तालीम पाते। बच्चे इतनी बड़ी तादाद में अगर वहां मारे जाते तो ये तो पाकिस्तान में कुरान मच गया होता। बिल्कुल। तो ये वो चीज है जो कि ये अपने लोगों को झूठ बोलते हैं, फिर झूठ ऐसा है कि वो बेचारे लोग वो बिल्कुल आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, क्वेश्चन कोई नहीं करता। तो बिल्कुल। ये मोदी साहब उसका फायदा उठाते रहे हैं। एक्चुअली ये सारा पॉलिटिकल अपने मकासद के लिए, पॉलिटिकल अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपनी फौज और अपनी सारी अफवाज को मोदी इस्तेमाल करता रहा, और वो अपने फायदा के लिए इनके चीफ जो हैं वो इनको एक पोलिटिसाइज होते रहे हैं, यानी इनको पॉलिटिकल एडवांटेज देने के लिए वो अपने आप को इस्तेमाल कराते हैं। मसलन बिपिन रावत का आप देख लें तो उसका मफाद था कि आगे ये तीनों सर्विसेज के ऊपर डिफेंस चीफ एक लगाना है इन्होंने, तो मुझे लगा देंगे। सो वो मोदी के झूठ में और इन चीजों में शरीक होता रहा। अब जो नरवाने है वो भी ये कर रहा है। उसकी भी वजह यही है कि कल को उसको नजर आता है कि यहाँ 3 साल खत्म करूंगा तो आगे वेपन हटेगा तो मैं बैठ जाऊंगा जहाँ। तो ये एक इशू है जहाँ पे झूठ को प्रमोट बड़ा कर रहे हैं वो अपने मकासद के लिए, और लोग बेचारे आंखें बंद करके यकीन कर लेते। लेकिन सर हटे या ना हटे, लेकिन मोदी जी की कुर्सी तो हिल गई है, क्योंकि चाइना के साथ जो उन्होंने किया, जिस तरह से उनका चाइना के साथ जो मसला बना है, तो उस पे उनके अपने ही लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में से ही किसी और को आगे लेकर आना चाहिए। देखिए ये तो अभी कुर्सी है, ज्यादा वो आंखें दिखाता रहा पाकिस्तान। अगर इधर इसने रुख किया और पाकिस्तान से भी मुंह की खाई तो कुर्सी हिलेगी नहीं, कुर्सी उल्टी हो जाएगी। सही। फिर कुर्सी ऊपर होगी, मोदी साहब नीचे होंगे। बिल्कुल ठीक। ये एक गैम्बल है। मोदी जबानी नारे लगा लगा के उसने बहुत फायदा उठाया, लेकिन प्रैक्टिकली ये पिछले भी 27 फरवरी लास्ट ईयर जो था उसमें बच निकला है। इनका वो नुकसान तो हुआ, शर्मिंदगी में भी बंदा भी इनका पकड़ा गया, लेकिन इनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था अगर ये जंग को मजीद बढ़ाते। तो ये बच बचा हो गया, और इसके वही इलेक्शन इसका साफ हो जाना तो उन्हीं दिनों में, अगर ये पाकिस्तान को हाथ डालता। तो अब भी इसको अकल करनी चाहिए। कुर्सी हिली है तो उसी पे गुजारा करे, वरना बात सीधी सी कुर्सी उलट भी सकती है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमें ज्वाइन करते रहिए, क्योंकि अभी ये टेंशन खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमें चाहिए होगा। इंशाल्लाह रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।